हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑफ साइकोलॉजी क्लास 2। तो सबसे पहले जो हमने क्लास 1 में टॉपिक रीड आउट किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से संबंधित कार्यक्रम है। फ्रेंड्स, आप ये खुद पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इनके आंसर्स बता दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहला, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन, इसके लिए हमारे यहाँ तीनों ही हैं, मिड डे मील भी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी और एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान भी। सेकंड क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी जी। थर्ड, निम्नलिखित में से किसे कोठारी आयोग कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है। सैडलर आयोग का संबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय से है। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन स्कीम कब प्रारंभ की गई। 15 अगस्त 1995 को। मध्याह्न भोजन स्कीम के तहत प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम खाद्यान्न से बने भोजन का प्रावधान है। 100 ग्राम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का संबंध संविधान की किस धारा से है। अनुच्छेद 21A से। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया। सन 1973 में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के निजीकरण का परिणाम है। तो शिक्षा के निजीकरण को क्यों शुरू किया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को। अभिभावकों एवं छात्रों का शोषण का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या निकला है। इससे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स का भी शोषण हुआ है। शिक्षण संस्थाओं की बाहर बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर जैसे कि आप सब जानते हैं खुल चुके हैं, बट शिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। तो ये तीनों ही इसके आंसर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। 1904 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की भूमिका नहीं थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय। वुड डिस्पैच के प्रस्तावों के अनुरूप शिक्षा के विकास की स्थिति की समीक्षा के लिए किसकी नियुक्ति की गई है। तो फ्रेंड्स, हंटर आयोग की। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई। 1948 ईस्वी में। किस आयोग ने 10+2+3 शैक्षिक ढांचे की सिफारिश की है। भारतीय शिक्षा आयोग ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। तो 86th अमेंडमेंट। टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर उपरोक्त सभी है। परीक्षा प्रणाली में सुधार भी, पूरे देश में एक समान शैक्षिक ढांचा, शिक्षा के स्तर में सुधार। तो फ्रेंड्स, आइए 18 क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्लेटो ने चरित्र निर्माण को सबसे मेन इंपॉर्टेंस दी है। और निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अनुचित लाभ। बाकी तीनों ही हैं। हमारा फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक विकास भी होता है, हमारा कैरेक्टराइजेशन भी बिल्ड होता है, चरित्र निर्माण। सांस्कृतिक संरक्षण मतलब हमारे कल्चरल्स जो हमारे राइट्स वगैरह होते हैं या सांस्कृतिक जो भी कुछ भी होता है हमारा, उसको भी संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। शिक्षा क्या है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। नियमित शिक्षा क्या है। नियमित शिक्षा फ्रेंड्स होती है रेगुलर एजुकेशन, जो हम स्कूल्स में जाकर जैसे लेते हैं। तो दीज आर ह्यूमन बिल्ड, तो हम इसे कृत्रिम बोल सकते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होती। टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम, एज आई टोल्ड यू। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का घटक नहीं है। तो पुस्तक नहीं है, एनवायरनमेंट वातावरण होना, व्यक्ति, समय, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पुस्तक ज़रूर नहीं है। और अब तो वैसे भी लर्निंग विदाउट बर्डन जो आया था तो उसके तहत ही बैग भारी नहीं करना,
तो पुस्तक कोई इसका घटक नहीं है, मेन घटक नहीं है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता? तो फ्रेंड्स, शिक्षा पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना समय का, ना धर्म का, ना समाज का। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। नाउ नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? तो इसमें फ्रेंड्स, प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, ये मैकाइवर ने कहा है। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां होती हैं? इसका भी उपरोक्त सभी आएगा। नाउ 34, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो धर्म इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय शिक्षा से। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है? तो 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की चर्चा संविधान की धारा 45 में कही गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। पूरे देश में शिक्षा के एक समान 10+2+3 शैक्षिक ढांचे की व्यवस्था जो है, नई राष्ट्रीय नीति 1986 की देन है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो आप बात करते हैं सैडलर आयोग की। इसकी आपको सिर्फ 2-3 बातें ही याद रखनी है। 1917 ईस्वी में आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, और एमई मतलब माइकल अर्नेस्ट सैडलर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है पाठ्य चर्चा एवं पाठ्य चर्चा विकास, मतलब करिकुलम एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिलेबस और करिकुलम। सिलेबस वो चीज़ होती है जो शिक्षण के लिए निर्धारित पाठ्य सामग्री पहले से ही मतलब गवर्नमेंट ने डिज़ाइन कर रखी होती है, उसी को हम सिलेबस कहते हैं। लेकिन करिकुलम के अंदर सिलेबस भी आता है और उसके साथ जो उसकी सभी सहायक क्रियाएं मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आती हैं। तो अगर बात की जाए करिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण के लिए निर्धारित विषय, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ एवं मूल्यांकन, ये इसके 4 मूल तत्व होते हैं, जिसका डायग्राम आपको आगे दिया भी गया है। तो पाठ्य चर्चा के संदर्भ में कनिंघम की परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसने कहा है कि कलाकार यानी कि एक शिक्षक, उसके हाथ में यह पाठ्य चर्चा एक ऐसा साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि बच्चे, स्टूडेंट, शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में यानी कि अपने स्कूल में ढाल सके। प्रसिद्ध शिक्षाविद मुनरो के अनुसार पाठ्य चर्चा में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग हम विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये पिक्चर दे सकते हैं। सबसे पहले हमें उद्देश्यों की पहचान या फिर उनका चुनाव करना चाहिए, उसके बाद हमें पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड पे हमें शिक्षण विधियाँ जो भी हम करना चाहते हैं उनके बच्चों के साथ, उसका चयन और फिर उसको कैसे करना है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और लास्ट में हमें उसका मूल्यांकन परीक्षण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पाठ्य चर्चा निर्धारण और उसके उद्देश्यों की। पहला, बालक का सर्वांगीण विकास, ये उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, मानसिक शक्तियों के विकास के साधन के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
तीसरा, शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन होना चाहिए। फोर्थ, आवश्यक क्रियाकलापों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। फिफ्थ, छात्रों की विभिन्नताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा का विकास करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस को मध्य रखते हुए हमें ये उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब है पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला है शिक्षा व्यवस्था। जैसी शिक्षा व्यवस्था होती है वैसे ही पाठ्य चर्चा के विकास की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ साथ पाठ्य चर्चा का प्रारूप भी बदला जाता है, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली पाठ्य चर्चा के विकास को प्रभावित करती है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ इत्यादि विभिन्न प्रकार की परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनके लिए अलग प्रकार के पाठ्य चर्चा के विकास की आवश्यकता होती है। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य चर्चा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बालकों में सामाजिक भावना का विकास करना हो तो इससे संबंधित पाठ्य चर्चा का विकास करना होता है। यदि बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना हो तो नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बदलती आवश्यकता के अनुरूप ही हम इस पर काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है समाज एवं परिवेश। पाठ्य चर्चा का निर्माण समाज या परिवेश के अनुरूप ही किया जाना आवश्यक होता है। जैसे यदि बिहार का बच्चा हो तो हमें वहाँ के पाठ्य चर्चा के विकास करना हो तो वहीं का सब कुछ हमें लेना पड़ेगा, वहीं की सभ्यता, वहीं की संस्कृति, वहीं का इतिहास, वहीं का भूगोल। ऐसे ही पंजाब के बारे में। इसका फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा आयोग और समितियाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाठ्य चर्चा के प्रारूप का निर्माण शिक्षा आयोग एवं समितियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसके सदस्यों की अभिरुचियों को, अभिवृत्तियों को, ज्ञान एवं मानसिक क्षमताओं का सीधा ही प्रभाव हमारे पाठ्य चर्चा पर भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बाद बात करते हैं प्रभावी अध्ययन और अधिगम में पाठ्य चर्चा की भूमिका के बारे में। अध्यापन और अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग, इसकी प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कब? यदि करिकुलम के विकास में अध्यापक की भी साझेदारी हो। इस भागीदारी से अध्यापक को तो पाठ्य चर्चा की मूल भावना का पता लग जाएगा, उसको मतलब उसके द्वारा जो प्राप्त होंगे उद्देश्य, उसके बारे में भी समझने में सहायता मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से अध्यापक पाठ्य चर्चा में निहित पाठ्य वस्तु के चुनाव की कसौटी और उसकी क्रम व्यवस्था को भली भांति समझता है। वह इस पाठ्य चर्चा का संचालन कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से करता है, ना कि वह अध्यापक जिसे इसमें से किसी भी बात का पता ही ना हो। किंतु अधिकतर अध्यापकों को इसके निर्माण में भागीदार नहीं बनाया जा सकता और बनाना संभव भी नहीं है। अतः आवश्यक है कि वे पाठ्य चर्चा के विविध पक्षों से भली भांति स्वयं ही परिचित हो जाएं। कोई भी पाठ्य चर्चा जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होती है। विद्यार्थियों के विकास के स्तर और उनकी अभिरुचियां पाठ्य चर्चा की अपेक्षा उनके अध्यापकों को अधिक ज्ञात होती हैं। किसी विषय तथा कक्षा के लिए विकसित पाठ्य चर्चा सामान्य विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होती हैं, किंतु कक्षा में पढ़ने वाले तो सभी विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन करता है। अध्यापन और अधिगम में व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य होता है, क्योंकि पाठ्य चर्चा का उपयुक्त संचालन इसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखकर ही पाठ्य चर्चा मतलब बच्चों के अनुरूप ही ढालनी चाहिए। प्रत्येक बालक अपनी आयु विशेष के अनुसार अभिरुचि रखता है, किंतु एक अपरिपक्व बच्चे की अभिरुचि जो है पठन दुर्बलता वाले बालक की अपेक्षा भिन्न होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ ही काम किया जाए ताकि प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय हो सके। शिक्षा और अध्यापक के प्रति अध्यापक की संकल्पना ही उसके अध्यापन तथा बच्चों में होने वाले अधिगम स्वरूप का निर्धारण करती है। पाठ्य चर्चा निर्माण की प्रक्रिया से अध्यापक का परिचय तथा उसकी सहकारी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रामाणिक और सार्थक बना सकता है। पाठ्य चर्चा के आधार तथा उसकी साधना रूपी भूमिका को समझ लेने पर अध्यापक अन्य विकल्पों के बारे में भी सोच सकता है। मूल्यांकन के तरीके या तकनीकें मतलब इवैल्यूएशन के बारे में पाठ्य चर्चा के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप होती है। अंग्रेजी अथवा गणित का अध्यापक अपनी दृष्टि केवल विषय के अध्यापन तक ही सीमित नहीं रखेगा, वरन वह विषय को शिक्षा के विशिष्ट स्तर तथा विस्तृत प्रारूप के अनुरूप उचित स्थान प्रदान करेगा। यदि अध्यापन
तथा अधिगम का लक्ष्य अनुभव के सार्थक सांचों का निर्माण करना है, तो अध्यापक इस भावना से प्रेरित होकर अपने विद्यार्थियों में वास्तविकता की अधिक विश्वसनीय संकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक हो सकेगा। पाठ्य चर्चा निर्माण के प्रति स्पष्ट जानकारी और लगाव के कारण शिक्षा के उत्कर्ष में अध्यापक की भूमिका, उसकी सहभागिता और उसकी अंतर्दृष्टि में सक्रियता अधिक बढ़ेगी ही, घटने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने बस इसको रेड आउट कर दिया। अब हम इसके MCQs करने वाले हैं, तो आप लोग अपने आंसर्स एक कॉपी में लिख लेना और फिर उसका मतलब यहाँ पर मैं टिक कर दूंगी, तो मैच कर लेना आपके कितने सही और कितने गलत बनते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्य चर्चा के मूल तत्व नहीं है? शिक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, पाठ्य वस्तु या फिर शिक्षण विधि? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर शिक्षा प्रबंधन आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? तो पाठ्य चर्चा को एक साधन के रूप में कहा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पाठ्य चर्चा विकास की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? तो इसमें शिक्षण विधियां जो हैं वो इसका एक चरण नहीं है। अब आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पाठ्य चर्चा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षक या शिक्षण के सहायक उपकरण? 1 मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये प्रश्न में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की तो हमने बात की थी कि उसको रखा जाना चाहिए ताकि उसको पहले से ही ज्ञात हो चीज़ों का। बाकी आप इसको थोड़ा डाउट में रख सकते हैं। नेक्स्ट 5th है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्य चर्चा विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो पहला है उद्देश्यों की पहचान करना और उनका चुनाव करना। नाउ 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो पाठ्य चर्चा को अगर विकास के लिए देखा जाए तो समाज भी है, परिवेश, शिक्षा आयोग, समितियां, उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर 4th होगा। 7, पाठ्य चर्चा के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? सभी की, शिक्षा आयोग की भी, विद्यालय की भी और शिक्षक की भी। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? ज्ञानात्मक की। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्य चर्चा निर्माण की आवश्यकता होती है? तो तीनों के लिए ही पाठ्य चर्चा निर्माण की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर 4 उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्य चर्चा में किस पर जोर दिया गया है? क्रिया एवं प्रयोग पर। क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए तो क्रिया और प्रयोग ही जरूरी होगा। 12th, पाठ्य चर्चा निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को। पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप या समाज एवं परिवेश के अनुरूप। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 14th, पाठ्य चर्चा विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। इसका आंसर बाकी तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट है। 15, पाठ्य चर्चा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। ये आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड ही हमें करिकुलम सेट करना है। 16th, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए? कार्य एवं अनुभव केंद्रित। 17th, आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्य चर्चा में स्थान दिया जाना चाहिए? तो व्यावसायिक शिक्षा को। फ्रेंड्स, व्यावसायिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चा आगे मतलब जॉब के लिए वेल सेटल्ड हो सकता है, तो उससे कुछ ना कुछ उसको रोजगार भी प्राप्त होगा ही। नाउ 18, पाठ्य चर्चा के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति इसमें कोई महत्वपूर्ण योग्यता नहीं निभाती है। 19, पाठ्य चर्चा के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता? तो विद्यालय का भवन कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पाठ्य चर्चा विकास का आयाम क्या है? ये सभी, अनुभव भी, पाठ्य वस्तु भी और अनुदेशन भी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्य चर्चा अनुभव केंद्रित होती है? प्रयोजनवाद पर यानी प्रैग्मेटिज्म पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया 22 देखिए, पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाला घटक क्या है? ये सभी हैं, परीक्षा प्रणाली भी, अध्ययन समिति भी, समाज और परिवेश भी। 23 किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्य चर्चा छात्र केंद्रित होती है? प्रकृतिवाद पर। अब देखोगे नेचुरलिज्म में होता है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है सब। 24 पाठ्य चर्चा प्रक्रिया का अध्ययन अध्यापक की किस प्रकार सहायता करता है? तो इसमें 4th ऑप्शन उपरोक्त सभी ठीक होगा। 25 अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य चर्चा के विकास में किसकी साझेदारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो अध्यापक की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, एंड फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस BEd, so please subscribe to my channel. Thank you, take care, bye bye.